Hey students, welcome to Funder Tutor. I am a social studies educator Ayush Agrawal, and today we are continuing our federalism chapter that we were discussing in our last class. Okay, so this is part 2 of that chapter, and in part 1 I am giving a brief that what we studied till now. We studied what is federalism, how federalism grew, and in the whole world where is federalism practiced, what type of government do India practice. In India, what type of government is practiced. So what are the types of federation, coming together federation, holding together federation, and which type of federation do India practice, and what is the example of coming together federation and all. Okay. We talked about unitary government. What is unitary government? We did some questions as well. So today our topic with which we will start the lecture today is how is federalism practiced. फेडरलिज्म को किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं आज हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. सो वीडियो में एंड तक बने रहना. मैं आपको फेडरलिज्म आज कंप्लीट कर दूंगा पूरी चैप्टर. ठीक है. सो बिना किसी टाइम वेस्ट किया स्टार्ट करते हैं लेक्चर को. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, मतलब कैसे प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. देखो, जब भी फेडरलिज्म की बात आती है तो इसका रियल सक्सेस तब आ सकता है जब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के साथ इसको ज्वाइन करें. अब ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होती है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, और पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति. ठीक है. जब राजनीति लोकतंत्र से राजनीति चले, लोगों के तंत्र से, पीपल के सपोर्ट से जब राजनीति चले, ठीक है, तभी फेडरलिज्म आ सकता है. एग्जैक्ट मीनिंग ये है इस चीज का, बहुत आसान भाषा में. ठीक है. वर्डिंग्स में मत जाओ बिल्कुल. अब अगर बात करें तो फेडरलिज्म का ट्रू स्पिरिट अगर हमें फॉलो करना है, मतलब ट्रू फेडरलिज्म फॉलो करना है. इंडिया में ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, मैंने आपको बताया. अगर आपको ट्रू फेडरलिज्म चाहिए, अगर आपको उसको फॉलो करना है, तो आपको डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. इंडिया में डाइवर्स कल्चर का नेशन है. हमारे यहाँ बहुत तरह के डाइवर्सिफाइड कल्चर्स में लोग रहते हैं. कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के उनके कल्चर्स हैं, सबके अलग अलग कल्चर्स हैं. ठीक है. अपनी जगह के अपने कल्चर्स है. इसीलिए हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ठीक है. इतनी डाइवर्सिटी है फिर भी हमें यूनिटी है. तो वही चीज़ यहाँ बोली गई है कि अगर आपको फेडरलिज्म का ट्रू स्पिरिट चाहिए तो आपको जो डाइवर्सिटी है उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. और आपको हार्मनी में रहना पड़ेगा, मतलब पीस में, मतलब एक दूसरे के भाईचारे में रहना पड़ेगा. और ये सिर्फ ये नहीं कि मैं और आप भाईचारे में हैं. ठीक है. हर एक व्यक्ति जो इंडिया का है, हर एक सिटीजन को, ठीक है, हर एक सिटीजन के जो आइडिया होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम भाईचारे में रहें, शांति से रहें. तो तभी फेडरलिज्म आ सकता है. ठीक है. तो बेसिकली फेडरलिज्म इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है. अब ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, किस तरह से हम फेडरलिज्म को अच्छी तरह से अपना सकते हैं. ठीक है. सो पहले हम लोग बात करेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स की. तो बेसिकली बात करें यार, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स जो है उनको फॉर्मेशन करते वक्त काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था. ठीक है. उसी में एक था लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ठीक है. लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स बनाए गए थे उसको हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ठीक है. इसके बारे में डिटेल जानते हैं ये क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट बनते हैं इनको बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स. और ये मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का. ठीक है. कैसे? मैंने आपको हर एक वन शॉट में यही चीज बताई है कि लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंडिंग फैक्टर है किसी भी चीज को लेकर. ठीक है. लोगों को जब बाइंड होना होता है, यूनिटी की बात आती है, तो वो लैंग्वेज एक फैक्टर बनता है यूनाइट करने के लिए. ठीक है. इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स पहले वीडियो में दिए हुए हैं, और जब वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी लैंग्वेज के बेसिस पे, लैंग्वेज जो है वो मेजर टेस्ट था कंट्री का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर. ठीक है. मतलब लोकतांत्रिक राजनीति के ऊपर. ठीक है. देखो 1947 में क्या हुआ था बॉस, ये बाउंड्रीज जो हम आज़ाद हुए थे, तो जो सेवरल स्टेट्स थे, किस तरह से स्टेट्स डिसइंटीग्रेट, मतलब टूट के दूसरे स्टेट्स बने, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है. इसके पार्ट 1 में, फेडरलिज्म के पार्ट 1 में, उसको देख लो. ठीक है. तो किस तरह से स्टेट जो है उनके बाउंड्रीज वगैरह चेंज करके नए स्टेट्स बनाए गए, वो चीज़ हुआ. ठीक है. और इंश्योर किया गया कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं उनको एक ही स्टेट में रखा जाए. ठीक है. अब देखो यार, अगर बात करें 2011 के सेंसस की ना, तो इंडिया में अराउंड 3000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं आज के टाइम पे. वो 2011 की बात है. ठीक है. उस टाइम पे तो यार सारे लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स बनाना पॉसिबल नहीं था. ठीक है. तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो भी मेजर लैंग्वेज बोलने वाले जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा लोग हैं, उनको एक साथ रखा जाए. ठीक है. जैसे मराठी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु में. ठीक है. तेलुगु बोलने वाले साउथ में कहीं पे. ठीक है. कन्नड़, इस तरह से सबको स्टेट्स में डिवाइड करने की कोशिश की गई. बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है. ठीक है. देखो
कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाया गया, क्योंकि मैंने बोला कि पॉसिबल नहीं था सबको लैंग्वेज के बेसिस बनाना, तो कुछ बहुत सारे को नहीं बनाया गया, ठीक है। उनको कल्चर के बेसिस पे बनाया गया, कुछ कुछ जो एथनिसिटी के वहाँ के जो लोग हैं उनके बेसिस पे, कुछ लोगों को ज्योग्राफी के बेसिस पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रख के स्टेट्स को फॉर्मेशन किया गया बेसिकली, ठीक। उनका कल्चर देख के सेम कल्चर के लोग एक साथ रह रहे हैं, एथनिसिटी सेम एथनिसिटी के लोग एक साथ हैं, सेम ज्योग्राफी, जिनकी ज्योग्राफी सेम है, जो जिन लोगों की, जो लोग पहाड़ी लोग हैं उन लोगों को कोशिश किया गया कि एक साथ रखा जाए, ठीक है। जो लोग प्लेन्स में रहते हैं, जैसे यूपी का जो एरिया है वो प्लेन एरिया है, तो वहाँ के जो प्लेन एरिया के लोग हैं उनको प्लेन एरिया में रखा जाए, ठीक है। जो प्लेट्यू रीजन के, जैसे झारखंड के लोग हैं, छोटे नागपुर प्लेट्यू एंड ऑल, तो वहाँ उनको ऐसा रखा जाए। तो इस तरह से जोग्राफिकली भी देखा गया कि लोगों को सेम जगह रखा जाए, ठीक है। इसमें से कौन कौन से स्टेट है? नागालैंड नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। उत्तराखंड, आप सब जानते हो, अभी उत्तराखंड जोशीमठ वाला जो सीन हो रहा है न्यूज़ में बहुत फेमस है, वो उत्तराखंड का है, ठीक है। और झारखंड, ठीक है। झारखंड बेसिकली बिहार का ही पार्ट था, बट 2001 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था, ठीक है। सो अब देखो यार, बात ऐसी थी ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना कैसा आइडिया लगता है आपको, ठीक है। इंडिया में यार बात करें तो ये जो बातें हैं ना यार, जो 1947 की चल रही है, उस टाइम पे यार, उस टाइम पे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जो लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उन लोगों की लिटरली हालत खराब हो गई थी लोगों को एक साथ यूनाइट करने में, क्योंकि जब तक यूनिटी नहीं होती तब तक ब्रिटिश यहाँ से भागते नहीं, ब्रिटिश को भगाना था, यूनिटी चाहिए थी, ठीक है। ब्रिटिश ने इंडियंस को तोड़ दिया था, कास्ट में तोड़ दिया था, रिलीजन में तोड़ दिया था, सब कोई एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बन चुके थे, जैसा कि हम सब जानते हैं, बहुत पुरानी कहानी है, ठीक है। लेकिन इन लोगों को यूनाइट करना सबसे बड़ा चैलेंज था, और यूनाइट करके जब ब्रिटिश को फाइनली ऑफिशियली भगा दिया गया, उसके बाद वापस से स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड करना, ठीक है, वापस से डिवीजन करना, नेशनल लीडर्स को समझ नहीं आ रहा था। नेशनल लीडर्स को पता नहीं, मतलब कि वो लोग इस चीज़ से खुश नहीं थे। उन लोगों को लग रहा था कि अगर वापस से भाई स्टेट को लैंग्वेज पे डिवाइड कर देंगे, अभी तो हमने इतना यूनाइट किया सबको, वापस से अगर हम डिवाइड कर दें तो डिवीजन से क्या होगा, कंट्री का वापस से डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, कंट्री जो टुकड़ों टुकड़ों बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसा सोचना था नेशनल लीडर्स का। बट इसका जस्ट अपोजिट होता है, जब इस चीज़ को लैंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जाते हैं, जब गवर्नमेंट बना देती है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, कंट्री और ज़्यादा यूनाइट हो जाती है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब जो काम काज है स्टेट का, वो ईजी हो जाता है। बेसिकली इतनी आसानी से जो गवर्नमेंट है वो लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बनाती है बॉस, इसके पीछे भी स्ट्रगल था, ठीक है। पहले कमेटी लाई गई थी जो कि जो जिसका काम था चेक करना कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बन सकता है कि नहीं बन सकता, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो वो जो कमेटी थी उन्होंने मना कर दिया था, तो काफ़ी प्रोटेस्ट इंडिया में हुआ था, बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था। और एक फेमस पर्सनैलिटी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो उनका डेथ हो गया था, वो फास्ट अनटू डेथ चले गए थे, मतलब कि भूख हड़ताल पर चले गए थे इस चीज़ के लिए, इस डिमांड के लिए कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। तो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि क्योंकि वो फेमस पर्सनैलिटी, तो दंगे और ज़्यादा भड़क गए, और ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट से समझने लगा, ठीक है। तो फिर फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट दे देना चाहिए। तो हैदराबाद आई थिंक शायद फर्स्ट स्टेट था जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे था, ठीक है। आप एक बार गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा, बट मेरे हिसाब से हैदराबाद था, ठीक। तो बेसिकली ये सब हुआ था, उसके बाद लैंग्वेजेस पे स्टेट बना था, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। सो नाउ विल टॉक अबाउट लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी क्या होती है? देखो यार, बेसिकली बात करें तो पहला टेस्ट तो लैंग्वेज था, ठीक। अभी हम लोग सेकंड टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड टेस्ट था लैंग्वेज पॉलिसी। अगर आप एज इंडिया में पूछोगे तो आपको काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि हिंदी जो है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है कि हिंदी इज़ नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, इट्स नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। अभी तक इंडिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये इसलिए नहीं की गई क्योंकि इंडिया में कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, ठीक है। और हमें तमिल नहीं आती, हमें तेलुगु नहीं आती, हमें कन्नड़ नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंसेस है, सबको भाई अपनी मदर टंग प्यारी होती है, ठीक है। जो उनकी लैंग्वेज है, साउथ की जो एरिया है उनकी जो लैंग्वेज है उन्हें बहुत प्यारी है, हमें जो लैंग्वेज है, हमें अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है क्योंकि हम उसी को समझते हैं, बेसिकली बात यही है, ठीक है। तो सबको सबको अपनी लैंग्वेज समझ में आती है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सोचा कि नेशनल लैंग्वेज रखने से क्या मतलब है, नहीं रखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि कभी फ्यूचर में भी कंफ्लिक्ट नहीं होगा, ठीक है, लड़ाइयाँ नहीं होगी लैंग्वेज को लेके, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जानते हो कि हर बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं,
इसलिए सोचा कि नेशनल लैंग्वेज नहीं रखते, ऑफिशियल लैंग्वेज रखते, तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है। सो अब देखो यार, इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया कि हम लोग 1965 में बोला गया कि हम लोग इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखेंगे, ठीक है। ये बेसिकली कोशिश की गई थी कि हम लोग इंग्लिश को पूरी तरह से यहाँ से निकाल के फेंक दें, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, जैसे जो साउथ का स्टेट होता है, ठीक है, जो साउथ का जो रीजन है, ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये रीजन हो गया, ठीक है, यहाँ से जो रीजन है ये साउथ का रीजन, यहाँ पे हिंदी बहुत कम बोली जाती है, ना के बराबर बोली जाती है, ठीक है। बंगाल का जो रीजन है, यहाँ पे भी हिंदी थोड़ी कम बोली जाती है, ठीक है। तो कुछ कुछ रीजन जहाँ हिंदी बहुत कम बोली जाती है, ठीक है। तो इन सब जगहों को, इन सब जगह के जो स्टेट्स थे, इन्हें लगा कि अगर इंग्लिश, अब हमारा एकमात्र सहारा तो इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज जो सबको आती है, ठीक है, हर स्कूल में पढ़ा है, सबने पढ़ा, सबको आती है। तो इन्होंने, इनका एकमात्र सहारा क्या था, इंग्लिश। अगर आपको मतलब ये करना है, कॉन्वर्सेशन करना है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज था इनका, इनका जो मीडियम था, ठीक है। बट अगर इंग्लिश को भी हटा दिया जाता तो फिर क्या होता, तो इनको लगा कि अगर इंग्लिश को हटा दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हिंदी को इम्पोज किया जाएगा हम पे, तो इनको काफ़ी डर लगा। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग ये प्रपोजल को विड्रॉ करते हैं, इंग्लिश को भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन गए, ठीक है। और आपको समझ में आ गया किस तरह से बनी। जस्ट अ सेकंड गाइस, थोड़ी सी आपको नॉइज आएगी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। सो नाउ, ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। तो देखो भाई, सेंटर स्टेट रिलेशन मैंने आपको पावर शेयरिंग में पूरी बताई हुई है, जो मैंने इससे पहले चैप्टर ली थी फिजिक्स के पावर शेयरिंग उसमें, बट यहाँ मैं बता देता हूँ। देखो बेसिकली फेडरलिज्म क्या चीज़ ऐसी है ना कि अगर फेडरलिज्म अच्छे से अपनाना है तो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन जो है वो अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इसी के बारे में फेडरलिज्म बात करता है, ठीक है। अब देखो इन पास्ट क्यों, अब ये ऐसा क्यों है कि सेंटर स्टेट के इसमें दिक्कतें हैं, फेडरलिज्म के बाद क्यों नहीं अच्छे से होती है, क्योंकि पास्ट में क्या होता था ना यार कि देखो, मान लो सेंटर में, मान लो कोई गवर्नमेंट है, जो सेंटर में मान लो कोई भी गवर्नमेंट है, और किसी स्टेट में मान लो उसकी राइवल गवर्नमेंट ने पार्टी बना ली, ठीक है। सपोज करो सेंटर में ABC गवर्नमेंट है और किसी स्टेट में यूपी में XYZ गवर्नमेंट है, तो ABC गवर्नमेंट और XYZ गवर्नमेंट के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब क्योंकि सेंटर में ABC गवर्नमेंट है तो वो पावरफुल होगी, तो वो क्या करती थी, स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देती थी और स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करती थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि भाई इक्वल पावर शेयरिंग हो, दोनों में रिलेशन अच्छा हो, दोनों स्मूथली चले। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक दूसरे से लड़ाइयाँ हो रही है, तो ये फेडरलिज्म को खराब करता है, फेडरल सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसलिए बोला गया कि सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बोली गई सेकंड लाइन में, ठीक है। इससे स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म खराब होती है, ठीक है। इंडिया का सिनेरियो 1990 के बाद बेसिकली चेंज हो जाता है, जब कोalition गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। अब आप बोलोगे कि सर कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, तो बेसिकली यार कोalition गवर्नमेंट कुछ नहीं होती है, आपने न्यूज़ में बार बार सुना होगा, आप जानते भी होंगे, गठबंधन की सरकार होती है, गठबंधन की सरकार को ही कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर बात करें तो जब क्या होता था 1990 के बाद क्या होने लगा, देखो कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है कि सपोज करो ये 5 छोटे छोटे जो है ये पार्टीज हैं, अब इनको पता है कि हम नहीं जीत सकते हैं इलेक्शंस, ठीक है, हमारे बस की बात नहीं है, और ये कोई बड़ी सी पार्टी है जो अच्छी खासी स्ट्रांग है, जिसके पास अच्छे खासे सपोर्टर्स है, जिन्होंने काम अच्छा किया, लोग उसको पसंद करते हैं किसी भी रीजन से, ठीक है। तो सबको पता है कि ये भी जीत सकती है या इसमें से भी कोई जीत सकता है, ऐसा नहीं है कोई नहीं जीत सकता, ठीक है। बट अपनी जीत को निश्चित करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं, पहले ये लोग पहले तो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शंस हो गई, मान लो कि ये 5 वोट लेके आया, ये 6 वोट लेके आया, ये 10 वोट लेके आया, ठीक है, इस तरह से ये कुछ वोट लेके आया, ये कुछ वोट लेके आया, ठीक है। और बाद में और इसने कुछ अकेले 40 वोट मान लो लेके आया, तो बाद में ये लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं कि बेटा साथ में आ जाते हैं, सब कोई साथ लोग है ना, और एक गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो क्या हो गया, इन सब के वोट जो है वो ऐड हो जाते हैं। इलेक्शन की बहुत ख़राब चीज़ है, ख़राब सिस्टम है, बट फिर भी यही होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं कि अपना अपना जो वोट्स है सब कुछ सारों के वोट्स ऐड हो जाते हैं, और ऐड होके ये बन जाते हैं एक सिंगल पार्टी, ठीक है, सिर्फ रूल करने के लिए। तो ये जो है ये कोalition, ये गठबंधन की सरकार फिर इस जो पर्टिकुलर एरिया जहाँ से इलेक्शन होते हैं वहाँ पे रूल करना शुरू कर देती है, ठीक है।
और वहां पे जब ये रूल करना शुरू करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में ही पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो भी पावर्स इनको मिल गई एज अ रूलर, एज अ गवर्नमेंट जो स्टेट में आई है, जो पावर्स इनको मिली है, तो ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भाई तू ये संभाल लेना, मैं ये देख लूंगा, तू ये देख लेना, फिर अपना पावर शेयर कर लेते हैं आपस में, और ये अपना वापस से पीछे चला जाता है, कोई रूल बचता है नहीं। यही होती है गठबंधन की सरकार आसान भाषा में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सो इट्स चेक पॉइंट 2। यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया अभी, थोड़ा सा आपको पढ़ाया, उसी में से कुछ क्वेश्चन होंगे, आई होप आप उसको आंसर कर पाओ। ठीक है, हम आज से एक लीडर बोर्ड शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारे हर वीडियो के फर्स्ट स्लाइड में लीडर बोर्ड आएगी, जहाँ पे आपके नाम रहेंगे। अगर आप हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स करेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, तो टॉप 10 आंसर्स को, जो लोग टॉप 10 आंसर्स देंगे उनको हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है, जो लाइव होगी उसमें भी और जो रिकॉर्डेड होगी उसमें भी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इंसिडेंट वाज रिकॉर्डेड एज अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अ कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस? सो आई होप आपको ये पता होगा। अब जस्ट मैंने बताया लैंग्वेज। ठीक है, सेकेंड, हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? ये मैंने आपको बताया है, बट आप एक बार चेक कर लेना गूगल पे। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, विच लैंग्वेज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज? हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, व्हेन डिड ईरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? 1990। ठीक है, 1990 याद रखना। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 रिकॉर्डेड मोर देन डैश डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस। ये क्वेश्चन है आपका लीडर बोर्ड क्वेश्चन, इसको आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। टॉप 10 आंसर्स को हम लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मेंशन भी करेंगे उनको। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? ठीक है, पहले तो यही चीज है भाई। पहले देखते हैं क्या होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं सेंट्रलाइज बताऊंगा, यहाँ पे मैं डिसेंट्रलाइज बताऊंगा। ठीक है, ध्यान देना। बेसिकली सेंट्रलाइज की बात करें तो जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर छोटे छोटे जो गवर्नमेंट्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, इनकी पावर जो होती है, ये बेसिकली सारी पावर्स इनके पास होती है, सेंटर के पास। सेंटर जो होता है वो किंग होता है यहाँ पे, और सारी पावर जो होती है इसके पास होती है। इनके पास ना के बराबर पावर्स होती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं के बराबर। ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, तो सेंटर के पास की जो पावर्स होती है, वहां से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द स्टेट्स एंड अमंग द, और स्टेट से होता है लोकल गवर्नमेंट्स में। मतलब सेंटर स्टेट को पावर देती है, स्टेट लोकल गवर्नमेंट को पावर देती है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। ये एग्जांपल को लेके जब हम चलेंगे तो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन आपको समझा दूंगा कि क्या होता है। बेसिकली समझ लो कि ये जो सेंटर है ये आपके फादर है, ये सन एस जो है ये आप उनके बेटे, ठीक है, या बेटी जो भी। सपोज करो आपके फादर की बहुत बड़ी सी ग्रोसरी की शॉप है, एक मार्ट है। ठीक है, एक जो मार्ट्स होती है सिटीज में जानते हैं, वो मार्ट है, आपके फादर ओन करते हैं, और आप उस मार्ट में अभी बैठते हो। ठीक है, अभी आप उस मार्ट को संभाल रहे हो, आपके फादर ओनर है, वो घर पे रहते हैं, वो मार्ट को संभालते नहीं है। ठीक है, आप बैठते हो। सो बेसिकली ये जो मार्ट को संभालने की पावर है, ये आप किसने दी? आपके फादर ने दी। ठीक है, तो यहाँ से पावर आपको मिल गई। ठीक है, अब आपने बोला कि भैया काम करना है, इतना बड़ा मार्ट है तो हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, तो आपने एक हेल्पर रखी है, ये लोकल गवर्नमेंट हेल्पर हो गए। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं। पहला केस, हेल्पर को आप रखे हो सिर्फ झाड़ू पोछा और ये सब करने के लिए। ठीक है, डस्टिंग वस्टिंग साफ करने के लिए, है ना, ये सब करने के लिए। बट अगर आपके दुकान में अगर कस्टमर आ रहा है, तो जो सामान में कस्टमर मांग रहा है, वो कस्टमर को सामान आप खुद से देते हो, और पैसे भी खुद से लेते हो, और बिलिंग भी खुद करते हो। ये सब सारी चीज़ें जो है, ऑपरेशन जो है, वो खुद आप करते हो। हेल्पर का काम आपने दिया हुआ है कि सारी चीज़ें से डस्ट वगैरह हटाना, ठीक है, पेस्ट वगैरह कंट्रोल करना, ये सब काम हेल्पर का है। ठीक है, अभी तक आप ये कर रहे हो। ठीक है, ये सिस्टम आपका है। ठीक है, तो ये सिस्टम है जब 5 लोग 6 लोग, जो कम लोग आपके दुकान में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, तब आप ये कर सकते हो। बट इमेजिन करो कि अगर आप एक शॉप ओनर हो, आपके दुकान में एक अचानक से 30-40 लोग मार्ट में आ जाएंगे शॉपिंग करने, और सारे कुछ आपको खुद करना है, सामान भी खुद ही निकालना है, उनकी लिस्ट का जो सामान होगा, और सब कुछ सामान को जो है वेट वगैरह जो करना होता है वो सब भी आपको खुद करना है, आपको बिलिंग भी खुद करनी है, पैसों से पैसे भी रिसीव खुद करने हैं, सब कुछ खुद करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका भी नाम खराब होगा, दुकान का भी नाम खराब होगा, कस्टमर भी बोलेगा बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। ठीक है, बेकार दुकान है, बेकार शॉप है, क्योंकि टाइम इज मनी बॉस। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि केओस हो गया, सब चीज खराब हो गई। बट यहीं पे
अगर आप अपने हेल्पर को बोल देते, अगर आप अपने हेल्पर को भी थोड़ा सा राइट, आपके पापा ने जो आपको राइट दिया, आपके पिताजी ने जो आपको राइट दिया कि आप दुकान में बैठो, दुकान संभालो, तो आपने भी थोड़ी सी पावर अगर अपने हेल्पर को दे दी होती कि भाई हेल्पर एक काम करो, आज से तुम्हारा काम ये भी रहेगा कि तुम जो जब कस्टमर आ जाए तब तुम जो सामान जो कस्टमर बोले उसको निकाल के वो देना है, और अगर कस्टमर नहीं रहे तो कस्टमर का काम करना है। तो अगर ये पावर आपने थोड़ी सी दे दी होती हेल्पर को तो आपका काम बहुत आसान हो गया होता। अगर कस्टमर कितना भी आ जाए, हेल्पर का काम है उसको सामान देना, आपका काम है बिलिंग करना, तो इससे क्या होगा, चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, ठीक है, और इजी हो जाएंगी। आपका काम का फोकस आपके काम पे रहेगा और आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। हेल्पर भी अपना काम अपने काम पे ध्यान देगा, उसको भी आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। इससे क्या हुआ कि चीज़ें इजी हो गई। यही होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना अपने नीचे वाले जो मतलब जो लेवल पे लोग हैं उन पे, या फिर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। इस एग्जांपल को, दुकान वाले एग्जांपल को अभी हम लेके रखेंगे, क्योंकि जो जो चीज़ें हम देखने वाले हैं उसमें हम इस एग्जांपल को मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूज में आता है एग्जांपल, ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू पूरा डिसेंट्रलाइजेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो वही बात यहाँ पे की गई है, ये सब मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें ना, अब हम क्यों कि हेल्पर को जो पावर दिया वो क्यों दिया, क्योंकि जो काम जो हेल्पर करना है, हेल्पर को करना है, वो हेल्पर अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है। देखो कभी कभी अगर बात करें लोकल गवर्नमेंट की, जैसे विलेज लेवल की बात करें, गांव वगैरह की, तो गांव वगैरह में क्या होता है यार, देखो कहीं कहीं पे रास्ते नहीं होते हैं, लाइट चली जाती है, ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो बहुत बहुत टाइम से लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। वेल्स सूख गए हैं, उसमें पानी नहीं बचा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है गाँव पे, ठीक है। और जब भी मान लो एक यूपी का एक स्टेट लेते हैं, यूपी में आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट जब यूपी में है, यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, पूरे यूपी संभालना है बीजेपी गवर्नमेंट को, तो क्या आपको लगता है कि किसी यूपी के कोई छोटे से गांव को बीजेपी बीजेपी की गवर्नमेंट इतना, जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, वो इतना फोकस कर पाएगी, इतना ध्यान दे पाएगी? ऐसा नहीं, ध्यान नहीं देगी। और सपोज करो आज मुझे रोड कंस्ट्रक्शन करवाना है, मैंने एक अर्जी डाल दी गवर्नमेंट में कि मुझे रोड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करवाना चाहिए गाँव वालों को, ये सारे गाँव वालों मिलकर अर्जी डाल दी, क्या आता है कितने टाइम में काम होगा? बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई पूरी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पूरी एक स्टेट देखनी है, ठीक है। बट अगर वहीं पे मान लो कि आपने जो जिस विलेज से आपने ये जो अर्जी डाली वहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट होती, तो आप ये एक बात पहले लोकल गवर्नमेंट के सामने उठाते, फिर लोकल गवर्नमेंट के पास मान लो पावर होती, उसके पास फंड्स होते, तो वो खुद ही से ही रोड कंस्ट्रक्शन बनवा देती, और जो काम आपको करवाने में, बिना लोकल गवर्नमेंट के करवाने में आपको जो काम साल भर लगता, वही काम लोकल गवर्नमेंट के रहने पर आपका वो काम 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाता। तो ये डिफरेंस आता है डिसेंट्रलाइजेशन से, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है वो लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट। तो बेसिकली यार इंडिया में ना 3 टियर गवर्नमेंट है, ठीक है। फर्स्ट है सेंटर, सेकेंड है स्टेट एज यू ऑल नो, एंड थर्ड वी कॉल इट लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बेसिकली कुछ नहीं बट पंचायत होते हैं। अब व्हाट इज पंचायत मैं आपको अभी बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि वन शॉट है, रिविजन कराना है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सब कुछ देखना है इसलिए, ठीक है। सो देखो यार, पंचायत बोलते हैं, और अगर अर्बन एरिया में है, ये विलेजेस में इसको पंचायत बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट को, अगर अर्बन एरिया में तो म्यूनिसिपैलिटीज बोलते हैं। अगर आप किसी बड़े से सिटी में रहते हो तो आपको पता होगा तो वहाँ पे उसको म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ एक मेजर स्टेप 1992 में लिया गया था। वो क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंड किया और थर्ड टियर जो डेमोक्रेसी का था, यानी लोकल गवर्नमेंट जो थर्ड टियर था, उसको पावरफुल बनाया गया और इफेक्टिव बनाया गया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में पहले ही बताया कि अगर आपने हेल्पर को रखा है तो हेल्पर को पावर नहीं दी है, हेल्पर काम से डस्ट वस्ट साफ करना है, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बस आपकी अपने हेल्पर रखा है, आप उसको महीने का पगार दे रहे हो, वो ठीक है, काम आपको, आपने उसको पावर दी नहीं है तो काम कैसे करेगा बेचारा, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं रखने से, अपने पैसे दिए हुए डस्टिंग भी आप खुद ही कर लेते भाई फिर, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन यहीं पे यहाँ पे 1992 में क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किया था, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो वहाँ पे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया, मतलब पावर दी गई। जैसे मैंने आपको बताया, बाद में आप अपने हेल्पर को पावर दे दो तो वो भी
इफेक्टिव हो जाएगा, वो काम करेगा, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे की गई है, ठीक है। देख रहे हो किस तरह से एग्जाम्पल यहाँ पे बैठ रहा है, इसलिए मैंने आपको वो इतना इजी एग्जाम्पल बताया जो आप डेली दिन में आप देखते होंगे इस एग्जाम्पल को, ताकि आपको समझ में आ जाए डिसेंट्रलाइजेशन होती क्या है। इसके बाद मुझे लगता है आप कभी जीवन में आप डिसेंट्रलाइजेशन आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो द प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट, अब देखो, सो नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोविजंस मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं लोकल गवर्नमेंट के इफेक्टिव काम के लिए, ताकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि रेगुलर इलेक्शंस हो, ठीक है। बेसिकली यार लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए रेगुलर इलेक्शन जरूरी है, ठीक है। हेल्पर जो है, मान लो आपने जो हेल्पर रख लिया, हेल्पर बढ़िया से काम भी कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, मान लो हेल्पर ज़्यादा पेमेंट की डिमांड कर रहा है, या फिर हेल्पर जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से आपको चाहिए, रूल रेगुलेशन उतना मानता नहीं है ना, थोड़ा सा लाइटली लेता चीज़ों को, कस्टमर से मिसबिहेव करा, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भैया तुम जाओ यार, मैं दूसरे को रख लूँगा, ठीक है, आपका दुकान का नाम खराब होगा। तो आप हेल्पर को चेंज करोगे ना, तो चेंज करने की पावर लोगों के पास होनी चाहिए, इसलिए बोला गया कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में भी, इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप आप लिंक कर पा रहे हो किस तरह से चीज़ें होती है, ठीक है। सीट्स आर रिजर्व्ड, ठीक है। अब देखो यार, कहीं भी अगर बात करें ना गवर्नमेंट में, इंडिया में कहीं बात करें, तो सीट्स रिजर्वेशन होता है। ये रिजर्वेशन क्यों होता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के लिए। ये इक्वल प्रोटेक्शन के लॉज क्या होती है, इसके मैं कोई अलग पार्ट वीडियो लेकर आऊँगा, यहाँ नहीं बताऊँगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यार लोगों को जो जो निचले वर्ग हैं सोसाइटी में, ठीक है, जो डेवलप नहीं कर पाए, जो मेन स्ट्रीम जो है सोसाइटी का उसके साथ नहीं जुड़ पाए, उनको डेवलप करने के लिए उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, वही होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो देखो उसमें से शेड्यूल्ड कास्ट आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते हैं, और ओबीसी जो होते हैं वो आते हैं, और वुमेन्स आती है, ठीक। तो बेसिकली ये चार जो मतलब कम्युनिटीज़ है, ठीक है, ये चार कम्युनिटी जो है, तो उनके लिए सीट हमेशा इलेक्टेड बॉडीज और एग्जीक्यूटिव हेड्स के तौर पे जो सीट्स है वो रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी शायद आपको नॉइज से परेशानी हो रही होगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे लाइट का थोड़ा इशू है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो नाउ अब बोला गया कि वुमेन के लिए यार 1/3 सीट रिजर्व कर दी जाएगी, ठीक है। मान लो सपोज करो कि यहाँ पे 30 सीट है गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में 30 सीट्स है, तो 30 सीट्स में से 1/3 अगर करते हैं तो 10 आता है, मतलब 30 में से 10 सीट जो है वो सिर्फ वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाएंगी, बाकी 20 सीट बचेगा भैया इलेक्शंस के, मतलब कि मेल्स के लिए, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई थी, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए थे, ठीक है। उसके बाद देखो कहीं भी इलेक्शन होता है ना, इंडिया मान लो इलेक्शन होता है तो उसको कौन हेल्ड कराती है? कोई तो बॉडी होगी जो इलेक्शन को देखती होगी, अलग बॉडी है ना, कोई बॉडी होगी जो इलेक्शंस पे देख रेख करती होगी, उसकी निगरानी करती होगी, उसको चेक करती होगी, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। बिल्कुल वैसे ही जब लोकल गवर्नमेंट किसके अंदर आती है? लोकल गवर्नमेंट आती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं तो उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्रिएट करती है, ठीक है, वो उसको कंडक्ट कराती है, ठीक है, चाहे पंचायत हो या म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, कोई भी हो, ठीक है। उसको कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन टिक करके नहीं आ जाना है। इलेक्शन कमीशन जो होता है इंडिया का, वो सिर्फ इंडियन में जो होता है इलेक्शन उसके बारे में देखता है। स्टेट के अंदर जो भी इलेक्शन होते हैं उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स इन रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर जैसे स्टेट गवर्नमेंट को पावर और रेवेन्यू शेयर करना चाहिए, यार ये देखो इंडिया में ना स्थिति ऐसी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को परेशान करती है क्योंकि स्टेट छोटी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को परेशान करती है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से छोटी है। हम देखते हैं हर बार हम अपने छोटों को थोड़ा ज़्यादा रौब दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि हमसे छोटे हैं, हम बड़ों को नहीं दिखा सकते वो चीज़, ठीक है। इसलिए स्टेट कभी सेंटर को परेशान नहीं कर सकती, लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को परेशान नहीं कर सकती, ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो स्टेट सेंटर भी कभी कभी होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि पावर्स और रेवेन्यू जो होता है वो प्रोवाइड नहीं करती स्टेट को, फंड प्रोवाइड नहीं करती स्टेट को, ठीक है। अभी रिसेंटली तेलंगाना में बहुत देख सकते हो फंड का इशू हो रहा है इस तरह से, ठीक है, करंट अफेयर्स में। और अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट भी लोकल गवर्नमेंट्स को इनफ पावर और रेवेन्यू प्रोवाइड नहीं करती। स्टेट देखो, एक लोकल गवर्नमेंट पैसा कहाँ से कमाएगा, ठीक है,
उसके लोकल गवर्नमेंट में उतनी चीज़ें नहीं हो पाती जहाँ से वो उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाए कि कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर सके और सारी चीज़ देख सके, उसको फंड्स चाहिए होते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट उसको पावर्स और जो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट कमाती है जीएसटी एंड ऑल टैक्सेस लगा के, तो वहाँ से जो पैसे आते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के साथ उसको शेयर करना चाहिए, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग बोला जाता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को यार अपनी चीज़ें जो है वो लोकल गवर्नमेंट को एक छोटा भाई मान के शेयर कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो शेयरिंग का जो नेचर है ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट, कि कौन सी स्टेट कितने से कितना शेयर करती है, वो अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पंचायती राज सिस्टम, दैट व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम, क्या होता है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पंचायत बोलते हैं, है ना। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करो यार, कमेंट करो अपने व्यूज़ को, ठीक है, और शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मैं ऑल वन शॉट की रिवीजन सीरीज इसी चैनल पे लेकर आऊँगा, और एमसीक्यूज की वीडियो भी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। जितने चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी वन शॉट पे कवर कर लिए हैं उसके मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँगा, वो भी लाइव सेशन रहेगा ताकि आप मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस कर सको अपने चैप्टर्स को, ठीक है। तो इससे पहले मैं एमसीक्यूज शुरू करूँ, आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, जो भी वीडियोज मैंने अपलोड किए उसको देख लो और रिविजन कर लो, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम यार बेसिकली रूरल लोकल गवर्नमेंट में इसको लोकल भाषा में पंचायती राज बोलते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को लोकल भाषा में पंचायती राज बोलते हैं, ठीक है। हर विलेज में, ठीक है, या ग्रुप ऑफ विलेजेस जो होते हैं उससे बनता है ग्राम पंचायत, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये सिस्टम कैसा होता है ना यार, देखो किसी मान लो ये ग्राम पंचायत है, और इस काउंसिल में कौन कौन होता है, इस काउंसिल में होते हैं वार्ड मेंबर्स, ठीक है, ठीक है, वार्ड मेंबर्स, और इन सारे वार्ड मेंबर्स को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पंच, ठीक है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पंच, ठीक है। और इसका एक हेड होता है, जाहिर सी बात है किसी भी बॉडी का हेड होना चाहिए, उसका हेड प्रेसिडेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सरपंच। तो ये पंच है, पंचों का हेड सरपंच, पंच के ऊपर हेड, पंच का हेड, ये मान लो हम पंच है, पंच का हेड, ठीक है, सरपंच, सरपंच, ठीक है, इस तरह से याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम होता है बॉस, ठीक है। अब देखो विलेज पंचायत वर्क्स अंडर सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ये जो विलेज पंचायत है एक ग्राम सभा के अंडर में काम करती है, ठीक है, ग्राम सभा के अंडर सुपरविजन में काम करती है। मतलब मान लो ये पंचायती राज है, ये ग्राम पंचायत है, ठीक है, इसके अंदर में भाई आ गया तुम्हारा पंच, ठीक है, और पंच किससे बनता है, पंच बनता है वार्ड मेंबर से। आप एक कॉपी में इसको नोट करते जाना, इस तरह से बना लो टेबल, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है इसमें, ठीक है। और उसके ऊपर होती है ग्राम सभा जो इसको इसके ऊपर देखरेख करती है, निगरानी करती है, ठीक है। अब ये ग्राम सभा का काम होता है कि वो साल में एटलीस्ट 2 से 3 बार मीटिंग करे। ये मीटिंग समोसे वाली मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग ऑफिशियल मीटिंग होती है ग्राम सभा की, ठीक है, जहाँ पे ये बातें की जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है यार कि ग्राम सभा जो है वो मीटिंग बोली तो गई है बट मीटिंग करती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये ग्रास रूट लेवल पे ये प्रॉब्लम होती है, जो हम इसमें मैंने एडिशन इसमें मैंने लिख दिया है तो वो आपको दिख जाएगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ग्राम सभा को बोला तो गया है बट वो मीटिंग जो है वो टाइम फ्रेम करती नहीं है, ठीक है, ये दिक्कतें आती है, ठीक है। आपने वो चार्ट बना लिया होगा, उस तरह से चार्ट बनेगा। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत। अब देखो कुछ कुछ ग्राम पंचायत जो है, अब ग्राम पंचायत मैंने आपको बताया था, ग्राम पंचायत मिलके कुछ ग्राम पंचायत, कुछ गाँव के जो ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का गठन करते हैं, जिसको हम लोग लोकल भाषा में ब्लॉक बोलते हैं या मंडल बोलते हैं। ब्लॉक ज़्यादातर बोला जाता है झारखंड में, मैं झारखंड से हूँ तो हमारे यहाँ इसको ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पर पंचायत समिति बोला जाता है। तो तीनों सेम ही चीज़ें, घबराने की बात नहीं है। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति आर इलेक्टेड ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया, ठीक है। अब देखो अब अगर बात करें तो जो चार्ट है कैसे बनेगा, पंचायत समिति, इसके नीचे कौन आ जाएगा, ग्राम पंचायत का ग्रुप, सारे ग्राम पंचायत का ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और ये पंचायत समिति का जो मेंबर्स होते हैं इनको कौन एड करता है, पंचायत मेंबर्स। जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं यही पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, यही उनको चुनते हैं, यही उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से सब चीज़ें चलती हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब
चार्ट बना लो, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का, एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ देगा, आप फंस जाओगे, बता नहीं पाओगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने ये, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और आप बैठ के एक अच्छा सा चार्ट बना लो इस पर, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट जिला परिषद की जिला परिषद क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जिला का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, है ना। डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसका मतलब उसी को जिला बोलते हैं। तो देखो सारे पंचायत समिति जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट में टुगेदर, सारे ग्राम पंचायत मिलकर क्या बना है, पंचायत समिति, ठीक है। देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्रोनोलॉजी में अच्छे से, ठीक है। सारे जो ग्राम पंचायत है वो मिलके बनाते हैं क्या, पंचायत समिति, ठीक है, ध्यान रखना। और सारे पंचायत समिति मिलके बनाते हैं क्या, जिला परिषद, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर ईदर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा। अब देखो यहाँ पे तो हम लोग जानेंगे पंचायत समिति के मेंबर्स कौन हो सकते हैं, जिसको ग्राम पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे वही इसके मेंबर्स बन सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन जिला परिषद के मेंबर कौन हो सकते हैं, तो इनमें 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ये है कि या तो वो लोकसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो बन सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि लोकसभा में वही लोग होते हैं जिनको हम वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करते हैं, जिनको हम खड़ा कर, जो भी लोग जिनको हम चुनते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, अलग अलग रीजन से, वही लोग जाके लोकसभा में बैठते हैं, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इधर वो लोग हो सकते हैं जिला परिषद के मेंबर्स, या फिर डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हो सकते हैं। हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ पे जो मेंबर उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो या तो वो हो सकते हैं या फिर जो दूसरे ऑफिशियल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोग हो सकते हैं जिला परिषद के मेंबर्स, ठीक है। तो ये कैटेगरीज है, ये लोग हो सकते हैं जिला परिषद के मेंबर्स, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। और जाहिर सी बात है किसी बॉडी का जो हेड होता है, तो इसका जो हेड होता है जिला परिषद का, वो कौन होता है, चेयरपर्सन होता है। और वो चेयरपर्सन कौन होता है, वो इसका पॉलिटिकल हेड होता है, ठीक है। तो ये होता है जिला परिषद। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी चलती है। चार्ट बना लो, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई चीज, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि लोकल गवर्नमेंट अगर विलेज में रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पंचायत। अगर वही लोकल गवर्नमेंट सिटीज में रहे तो उसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो देखो यार ये टाउन्स में होती है, ठीक है, सॉरी टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज होती है, सॉरी टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज होती है। और अगर बिग सिटीज की बात करें तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, ठीक है। अगर आप दिल्ली मुंबई ये सब में जाते हो तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलती है आपको, और टाउन्स में ऐसे तो वहाँ म्यूनिसिपैलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। बेसिकली दोनों सेम ही चीज़ है, नाम दूसरा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि लेवल डिफरेंट है ना। बिग सिटीज़ की बात अलग है, टाउन्स की बात अलग है, विलेज की बात अलग है, इसलिए नाम डिफरेंट है। तीनों लोकल गवर्नमेंट ही है अपनी अपनी जगह की, ठीक है। ये लोकल बॉडीज होते हैं, इनको एक इलेक्टेड बॉडी, मतलब जो मान लो सपोज करो ये जो लोकल, मान लो ये लोकल बॉडी है, सपोज करो ये लोकल बॉडी है, ठीक है, लोकल बॉडी में यहाँ देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, एक इलेक्टेड बॉडी है मान लो, ठीक है। इसमें कौन लोग होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स। मैंने आपको बताया जिनको लोग इलेक्ट कर रहे हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर ये लोग होते हैं, ये लोग उनको कंट्रोल करते हैं, मतलब कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को, ठीक है। अब इसका जो पॉलिटिकल हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जब सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका जो पॉलिटिकल हेड होता है वो होता है मेयर, याद रखना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पॉलिटिकल हेड होता है मेयर। ओवरऑल यहाँ पर 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव है, ये फैक्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में नंबर्स नहीं पूछे जाते हैं बॉस, ठीक है, ध्यान रखना, नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, नंबर्स नहीं पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जो फैक्ट्स होते हैं इनकी बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री में नंबर्स पूछे जाएंगे बॉस, ठीक है। ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि इससे क्या हुआ, वुमेन का रोल जो है वो डेमोक्रेसी में बढ़ गया, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया कि हम 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वुमेन्स को, सीट रिजर्व कर रहे हैं वुमेन्स के लिए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, वुमेन्स को पार्ट लेने का मौका दिया जा रहा है इस चीज़ में, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज मतलब कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, तो वुमेन भी डेमोक्रेसी का पार्ट बन रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं म्यूनिसिपैलिटीज में, ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो इलेक्शन जो होते हैं भाई, देखो
वो रेगुलरली हेल्ड होते हैं। मैंने आपको बताया कि इलेक्शन जो होते हैं वो ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको बताया। तो इलेक्शन जो होते हैं वो रेगुलरली होते हैं, लेकिन ग्राम सभा जो मीटिंग्स होती है, ग्राम सभा का मतलब ही, सभा का मतलब क्या होता है, मीटिंग होता है। ये मीटिंग से रेगुलरली नहीं होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। यही दिक्कत है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सिग्निफिकेंट पावर लोकल गवर्नमेंट को नहीं देती है। जितनी, देखो लोकल गवर्नमेंट काम कैसे करती है, लोकल गवर्नमेंट को कोई भी अगर काम करना हो तो उसको पावर्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये पावर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करती है। हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको एप्लीकेशन लेके दौड़ना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। कोई भी अगर मान लो छोटा सा रोड ही बनाना है, अपने पंचायत अगर वेबसाइट देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि कैसे सरपंच जी जाते हैं, है ना, एक रोड कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए कुछ फंड्स के लिए, तो वो जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर होता है वो उसको मतलब किस तरह से धुतकार देता है, भगा देता है। तो इस तरह से चीज़ें देखने को सच में मिलती हैं, ठीक है। वही चीज़ उसमें दिखाई गई है। तो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट का ये हाल है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए आपको फंड्स के लिए दौड़ना पड़ता है, ठीक है, हमेशा। तो ये सब चीज़ें दिक्कत होती हैं, जिसके कारण लोकल गवर्नमेंट जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती, उसको चीज़ें मिल नहीं पाती जो चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। इसलिए आज तक हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट का जो हमारा एम था, जब नेशनलिज्म जब चल रहा था इंडिया में 1947 के पहले, तो उस टाइम पे सेल्फ गवर्नमेंट का हमारा बहुत बड़ा एम था, ठीक है, कि हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट अचीव कर सके। तो वो आज तक हम लोग इसलिए अचीव नहीं कर पाए क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है वो आज भी फ्रीली काम नहीं कर सकती है। बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड या फिर कोई नेबर वगैरह जो है वो ग्राम सभा या ये जो लोकल गवर्नमेंट के कोई किसी भी तरह से कोई पार्ट है, तो आप उनसे पूछना, तो वो आपको इससे ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से काम करती है, ठीक है। सो नाउ वी हैव कम टू लास्ट चेक पॉइंट, दैट इज चेक पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको जिसका आपको आंसर देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया 1/3 होता है। सेकंड, ग्राम पंचायत वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ, इसका आंसर आपको खुद से देना है। मैंने आपको बार बार कहा आप चार्ट्स बनाओ, चार्ट्स बनाओगे तो आपको याद रहेगी चीज़ें, इसलिए बोल रहा था मैं, ठीक है। थर्ड, ऑल द पंचायत समितिज इन डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ऑल द पंचायत समिति से क्या, सारे पंचायत समिति को मिला दे डिस्ट्रिक्ट में तो क्या बनता है, जिला परिषद बनता है, ठीक है। पोर्टो एलिग्रे इज अ सिटी इन विच कंट्री, सिटी ऑफ विच कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। ये मैंने ऐड किया है इसलिए क्योंकि आप खुद से इसको सर्च करो और जानो उसके बारे में, ठीक है। तो सर्च कर लेना इसको। A problem with local government is that it has still not received significant powers from respective dash government, ठीक है। देखो पहली चीज़, अगर इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो सेंटर, स्टेट और लोकल होता है, ठीक है। सेंटर से पावर जाती है स्टेट में, स्टेट से जाती है लोकल में। तो जाहिर सी बात है सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और लोकल के बीच में बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को कुछ भी काम होता है तो पहले वो स्टेट के पास जाती है, फिर सेंटर के पास जाती है, ऐसे तो जाती ही नहीं है बट स्टेट के पास जाती है, ठीक है। सेंटर और लोकल के बीच में ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। जब भी लोकल की बात कीजिएगी तो पहले स्टेट की बात कीजिए, तो स्टेट की बात कीजिएगा तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही आंसर इसका होगा। आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। टॉप 10 आंसर्स को हम शॉर्टलिस्ट करके नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था। फर्टिलिज्म पार्ट 2 हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो आई होप आपको वो भी अच्छे से समझ में आ गया हो और ये भी अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। सो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लेकर आएंगे, जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी का, ठीक है। ज्योग्राफी में कुछ पार्ट डिलीशन हो गया था, तो हम बायोडाइवर्सिटी का जो टॉप चैप्टर है, हम आपका चैप्टर 2 है शायद वो, तो वो हम आपके लिए लेकर आऊँगा इसके बाद, इस वीडियो के बाद, ठीक है। उसमें मैं जो भी सिलेबस में एडिशन या फिर डिलीशन है वो सब मैं आपको बताते हुए चलूँगा, चिंता करने की बात नहीं है। बेसिकली वन शॉट बोला जाता है, बट ये थोरो रिविजन होता है चैप्टर का, मैं आपको बिल्कुल थोड़ी चीज़ों को बताता हूँ। इसके बाद मेरी एमसीक्यूज़ की सीरीज आएगी जो कि लाइव होगी, तो उसके लिए रेडी हो जाओ। और इससे पहले कि मैं एमसीक्यूज़ लेकर आऊँ, आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लो एसएसटी को, ठीक है। और सोशल स्टडीज़ को एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और बचे हुए टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मेरी वीडियो है वो, ठीक है, हाउ टू स्कोर 98% इन सोशल स्टडीज एग्जामिनेशन, उसके बारे में, तो आप चेक कर लेना उसको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ गुड डे।